This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारा टॉपिक जो है वो है रिटर्न असेसमेंट एंड अपील। इसको हम फाइनल स्टेजेस ऑफ टैक्सेस भी कहते हैं, राइट। फाइनल स्टेज यानी कंक्लूजन जो है वो हमारा वो बन रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इससे पीछे हमने क्या किया उसको मैं जरा रिकैप करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने थोड़ा सा पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है, पहले मैं थोड़ा सा आपको वो बताऊंगा, फिर आपको क्लियर होगा कि हम आज हमारा टॉपिक क्या है। असल में एक है कि उस ऑब्जेक्टिव को समझना, एक है कि उस ऑब्जेक्टिव को समझना कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, लॉ ने इसको डिस्कस क्यों किया है। तो दो चीजें इसमें हम हर टॉपिक में करते आ रहे हैं। एक है वजह क्या है, लॉ क्या है, दूसरा एग्जाम। दो चीजें हैं, दो चीजों को हम अलग अलग है। मेरे पास इल्म क्या है और इसको एग्जाम में मेरे से पूछा क्या जाएगा और मैंने रिप्रोड्यूस क्या करना है। अगर आपके पास सिर्फ इल्म है, लॉ है, ये नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो फिर भी नाकाम होने के चांसेस मौजूद हैं। और अगर ये पता है कि एग्जाम में आएगा क्या और मेरी उसके मुताबिक तैयारी नहीं है, तो फिर भी फेल होने के चांसेस हैं। यानी ये दो चीजें ऐसे हैं, आप समझें कि मुझे पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, और दूसरा हिस्सा क्या है कि मैंने ये देखना है कि एग्जाम में आएगा क्या, मैंने उसकी तैयारी क्या करनी है। ये दोनों चीजें जब तक मुकम्मल नहीं होंगी, आपके पास होने के चांसेस मुकम्मल नहीं होंगे। ये बात ज़हन में आपने रखनी, राइट। तो सबसे पहले तो इसको हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक है क्या। ये रिटर्न, असेसमेंट और अपील, ये तीन चीजें एक हैं। ये क्या है, देखें, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में एक चीज मौजूद होती है कि सबसे पहले एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसके बाद आपसे सवाल किया जाता है। एक कोई भी आपको टाइम दिया जाएगा कि जनाब ये वक्त है, इस वक्त के बाद हम आपसे सवाल करेंगे। इसको हम टैक्स ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या पूरा साल काम करें। जैसे पाकिस्तान में ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून को, राइट। इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। नहीं, पूरी दुनिया में टाइम दिया जाएगा आपको कि दिस इज द टाइम फ्रेम, दिस इज द टाइम लिमिट, आप इस टाइम के अंदर अपना काम करो, उसके बाद आपने हमें रिपोर्ट करना है, राइट। अच्छा, इसके अंदर हमने सेक्शन 74 में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, टैक्स ईयर के टैक्स ईयर किसको कहते हैं, ये बात हमने डिस्कस की थी। जब ये सारा काम होगा, आप यहाँ पर अपना बिजनेस करोगे, आप अपनी सैलरी लोगे, आप अपना बिजनेस करो, घरों को रेंट पे दो, जो कुछ भी आपने करना करो। यहाँ सिर्फ एक चीज ही होती है कि पूरा साल आपसे विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, आपसे एडवांस टैक्स लिया जा रहा होता है। आ जाओ भाई, आपने बैंक से गए, बैंक में गए, ट्रांजेक्शन की, गाड़ी खरीदी, बिजली का बिल आ गया, राइट, एयर टिकट आपने परचेज कर लिया, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के ऊपर आपसे एडवांस टैक्स लिया जा रहा होता है। जब साल का एंड होता है ना, ये ईयर क्लोज होता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, आपसे कहा जाता है कि अब बताओ तुम्हारी टोटल इनकम क्या है। फिर आप इस टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करते हैं, तो फिर कहा जाता है अब बताओ तुम्हारी टैक्सेबल इनकम क्या है। अब वो बताते हो, फिर उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, राइट। और इस टैक्स में से ये जो आपने, जिसको टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, आप इसमें से ये जो आपने एडवांस टैक्स दिया होता है ना, ये माइनस करते हो।
तो आप पहुंच जाते हो टैक्स पेएबल तक। टैक्स पेएबल तक या रिफंडेबल तक, जो भी नेगेटिव हो, तो ये आपकी स्टेज चलती है। अब बात ये है कि ये जो आपने सारी कंप्यूटेशन की है, ये किस काम की है? क्या आपने ठीक किया है? क्या आप एक ईमानदार शख्स हैं? कोई आपको मसला तो नहीं है? बात समझ आ रही ना? नो यू हैव टू कम्युनिकेट। जैसे आपने सारा साल तैयारी की, उसके बाद आप कहते जी मेरी तैयारी हो गई है, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ आ गई, मुझे अगली स्टेज में पहुंचाया जाए। तो आई कैप क्या कहता है? पहुंचा देगा? नहीं, वो कहता है एग्जाम दो। अब आपको पेपर दिया जाएगा, उस पर लिखें, बताएं कि आप वाकई इस काबिल हैं। इसी तरह हमारे पास जब ये साल क्लोज होता है ना, तो हमने एफबीआर को एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। किसको देना होता है? एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमने एक डॉक्यूमेंट देना होता है तमाम टैक्स पेयर से। जो लोग भी रिटर्न फाइल करते हैं, ये रिटर्न मैंने लास्ट में आपको पहले दिखाई भी थी, ठीक है? ये मैं देखता हूँ, अगर दोबारा मिल जाए तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। ये इसको रिटर्न कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये रिटर्न, अंडरस्टैंड? ये जो आपको सामने नजर आ रही ना, ये वो डॉक्यूमेंट है। पहले ये मैनुअल होता था, पहले ये मैनुअल होता था। पहले कागज होते थे, उसमें हम कार्बन पेपर लगाते थे और वो भरते थे। अब खत्म हो गया। अब आपने डिक्लेरेशन में जाना है और यहाँ पर आपने रिटर्न अपनी ये देखेगा, दो टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2021, ठीक है? ये देखिएगा और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखिएगा, स्टेटमेंट रिटर्न रिवाइज। यानी अगर आपसे कोई गलती से हो गई है तो आप इसको क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, क्या इसकी जो है वो आप एक्सटेंशन ले सकते हो? ये देखो, एक्सटेंशन भी ले सकते हैं आप। यानी लेट हो गए आप टाइम में, तो फिर इसकी एक्सटेंशन का भी प्रोसीजर है, वो भी कर सकते हो। रिवीजन की एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है? इसके साथ ये देखिएगा, ये जो कंप्लीटेड टास्क है, ये यहाँ पर ऑडिट एंड असेसमेंट का आपको लफ्ज नजर आ रहा है। ये देखिएगा, ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, हर साल की असेसमेंट होगी हुई है, 17, 18, 19, 20 और 21 नजर आ रही है आपको? ये ड्यू डेट ये थी, पीरियड ये वाली, ये असेसमेंट है। ये उन्होंने देखे लिखा हुआ ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। इससे क्या मुराद है? पहले इस लफ्ज को समझिएगा। इससे मुराद ये है कि जो आपने बात लिखी, इसमें टाइप की, वो मनोअन मान ली गई या मिनोअन मान ली गई। हमने आपके ऊपर कोई एतराज है? सेल्फ असेसमेंट जो आपने, ऐसे ही है जैसे आप आई कैप में पेपर दें, बैठे जाके एग्जाम में और आपको पास कर दिया जाए। जैसे कोविड में हुआ, जिस बंदे ने भी पेपर दिया ना कि जी आप पास हैं, सबको प्रमोट कर दिया। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। समझ आ गई मेरी बात? की क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट होता है। तो ये देखिएगा, आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये रिफंड के लिए ये देखिएगा एप्लीकेशन, ठीक है? ये देखिएगा अपील आपके पास आ रही है, आप कोई अपील करना चाहते हैं, ये उसका बटन बना हुआ है, आप अपील कर सकते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है? ये चीजें आपके पास, तो देखें लॉ में तकरीबन सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। ये MIS है इसके अंदर। आप ये देखना चाहते हो आज तक मैंने कितना टैक्स जमा करवा दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, रिटर्न जिसको कहते हैं। रिटर्न क्या है? अब समझ आई? रिटर्न, रिटर्न एक फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट को रिटर्न कहते हैं, जो हर साल हमने क्या होता है, जमा करवाना होता है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई है? अच्छा, अब देखिएगा, जैसे ये है 2021 का जमा हो चुका हुआ है ना, तो मैं जाके इसमें करता हूँ रिटर्न 21 की। ये देखिएगा, मैं यहाँ फाइल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका जो है वो क्लासिकल व्यू ले लेता हूँ। ये पता नहीं, ये देखिएगा,
कहता है जी सिलेक्ट पीरियड, ये देखिएगा, तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करना है। ये जो आपको टैक्स ईयर नहीं पढ़ाया होगा, तो कहता है जी यहाँ टैक्स ईयर लिखें, मैं लिखता हूँ 2021, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कहता है सिलेक्ट करें। ये ऊपर क्या कह रहा है, कहता है ये रिटर्न ऑलरेडी जो है वो फाइल हो चुकी हुई है, ये आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल, अब मैं दोबारा आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप यहाँ पर पीरियड यहाँ सेलेक्ट करें, अब कौन सा लिखें, 2022 लिखते हैं, 2022, ये देखिएगा ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, कहता है जी कोई और ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टार्ट। बहरहाल ये सॉफ्टवेयर हमें चेक्स दे रहा है कि ये काम नहीं हो सकता। बहरहाल बात समझ आ गई। तो ये वो फॉर्म था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि आप इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। ये मैंने इसको कैंसिल किया, इसको सबमिट करेंगे, ये सारी। इज इट क्लियर? दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये थी वो FBR को जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, इसको कहते हैं रिटर्न। ठीक है, इसका पहला नाम है रिटर्न। जब आप रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस दो हो सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, मनोवन एक्सेप्टेड, हैप्पी, आपसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा, इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। जो भी आपने जमा करवाया आपसे कोई सवाल नहीं किया गया। दूसरा ये है कि आपको ऑडिट और असेसमेंट में डाल दिया जाए, ऑडिट और असेसमेंट में डाल दिया जाए। कोई गलती की है आपने, कोई आपने गलती की है या चांसेस है। देखिए ऑडिट दो तरह का होता है, एक है जो आपका बैलेट में नाम आता है, कुर्रानंदाजी में, ये वाहद बैलेटिंग है जिसमें मैंने लोगों को खुश होते नहीं देखा। और कुर्रानंदाजी में मुबारक ही मिलती है जी, मुबारक हो आपका प्राइज बॉन्ड निकल आया, मुबारक हो आपका उम्रे का टिकट निकल आया, ऐसे है ना। ये वाहद कुर्रानंदाजी है जिसके अंदर मैंने कभी किसी बंदे को खुश होते हुए, वो रो ही रहा होता है कि जनाब अली यार, उसे आप मुबारक नहीं दे सकते जी, मुबारक हो आपको ऑडिट में नाम आ गया। ये होता है सिलेक्शन होती है, उसमें नाम आ जाता है। अच्छा, एक होता है असेसमेंट। जब ऑडिट में नाम आता है तो उसके बाद आपकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट मीन चेकिंग। जब ये सेल्फ असेसमेंट के अलावा कोई असेसमेंट होगी ना, तो याद रखें कोई रीजन जरूर होगी। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के अलावा जो भी कोई बात हो रही होगी ना, उसमें याद रखें कोई ना कोई रीजन जरूर होगी, वजह जरूर होगी कि यार ये असेसमेंट क्यों की जा रही है। क्लियर? इसकी इसकी टाइप्स है। अच्छा, आपका असेसमेंट में नाम आ गया, अगली स्टेज है इसकी अपील। अगर आप इस असेसमेंट से खुश नहीं है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में तो कोई भी अपील में नहीं जाएगा ना, ये तो पागलों वाली बात है ना कि आपने जो कहा उन्होंने मान लिया, कहेंगे नहीं नहीं जी मैं इसके खिलाफ जो है ना अपील में जा रहा हूँ, मैं इससे मुतमिन नहीं, मुझे मुझे टीका लगाया जाए, ये तो कोई बात नहीं है ना। यानी आप अपील में कब जाएंगे, जब आप किसी फैसले से खुश नहीं है। इसके अपील के भी आगे कुछ कमरे हैं, दरवाजे हैं। एक पहला है आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, ये पहला है। दूसरा, टैक्स डिपार्टमेंट अगर नहीं उससे मुतमिन, तो फिर आप चले जाते हैं उसके पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर उससे भी खुश नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं आप। आजकल कोर्ट का वैसे भी बड़ा नाम रोशन हुआ है। तो ये है, इसके साथ साथ एक जरगा टाइप की चीज होती है जिसको ADR कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट ही करते, बाईपास ले लेते हैं आप, तो यहाँ भी एक बाईपास भी है, यानी सीधा रास्ता भी है और एक बाईपास भी है। तो ये चार तरह की अपील जो है, तो असल में 3 स्टेजेस हैं आपके सिलेबस में। स्टेज 1 है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, रिटर्न। रिटर्न में मैंने आपको बता दिया, क्या बताएंगे, मैं कौन हूँ, मेरी टोटल इनकम क्या है, मेरी टैक्सेबल इनकम क्या है, मैंने टैक्स कितना जमा करवाया, ये चीजें आप बताएंगे पहले ये। फिर उसके बाद आपकी असेसमेंट हो सकती है, कोई ना कोई असेसमेंट जरूर होगी। अगर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो सेल्फ असेसमेंट, वरना दूसरी असेसमेंट होगी, और इसका आपको हमेशा क्या आएगा, नोटिस आ जाएगा, ये याद रखें। इसका
नोटिस इसका भी आता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया सेल्फ असेसमेंट, इसका तो इफेक्टिवली नोटिस आता है ना आपको, और घर में खत भी आ जाता है बड़ा प्यारा सा कि जनाब आपको बुलाया गया तो प्लीज तशरीफ ले आए, कागज भी ले आए, फलां चीज भी ले आए। इसमें ये चीज है। उसके बाद क्या है कि आप अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ। ये बी स्टेज है और ये सी स्टेज है। ये है आज का टॉपिक जिसको मैंने एक्सप्लेन करना था। इसके लिए ये बात सबको समझ आ गई? 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको कि आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपकी चेकिंग होगी और रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट के खिलाफ आप जा सकते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं। चलें, अब सबसे पहली जो चीज है जरा उसको स्टार्ट करते हैं। रिटर्न क्या है? देखिए कुछ सवालात हैं, उनके जवाब चाहिए। कानून हमेशा जो है चीजों को एड्रेस करता है, प्रोसीजर बताता है, और उसके अंदर जो सवालात होते हैं उनके क्या करता है, जवाब देता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1, पहली चीज, किस किस क्या हर शख्स को रिटर्न जमा करवानी है? ये पहला सवाल। ठीक है, हु, पहला, क्या हर शख्स ने पाकिस्तान में जमा करवानी है? आप लोग जो पढ़ रहे हैं आपने भी रिटर्न जमा करवानी है कि नहीं? नहीं, लॉ ने लोगों को डिफाइन किया। नंबर 2, टाइम क्या होगा, कब जमा करवानी है? ये दूसरा सवाल है। अगर डिफॉल्ट हुआ फिर, अगर आपने डिफॉल्ट किया, रिटर्न जमा ना करवाई तो क्या होगा? जमा करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई, फिर क्या होगा? ये भी इसके अंदर एक सवाल है। अंडरस्टैंड? दूसरा सवाल ये है कि आपने रिटर्न तो जमा करवाई, आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं, गलती हो गई, कोई चेंज चाहते हैं, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? ये रिवाइज है, इसको रिवीजन कहते हैं कि जी हाँ अपने रिटर्न को क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद एक और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि साल अभी कंप्लीट भी ना हो, पहले ही आपसे सवाल कर दिया जाए कि भाई रिटर्न जमा करवाओ? क्या हमेशा साल के एंड का इंतजार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये है बात। इन चीजों का जवाब हमें चाहिए जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? कौन करवाएगा, कब करवाएगा, नहीं करवाएगा तो क्या होगा, क्या वो उसको जुर्माना किया जाएगा, क्या वो एक्सटेंशन ले सकता है, ये सारी चीजें हमें आज इसमें वो चाहिए। जी, ये देखिएगा, सबसे पहले है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। बहुत दफा एग्जाम में सवाल आ चुका हुआ है, किसको रिटर्न फाइल करनी है। एक तो ऐसे भी सवाल आ चुका हुआ है एग्जाम में। दूसरा कि आपको एक केस दिया जाता है कि यार फलां बंदे को एक नोटिस आया हुआ है कि तुम रिटर्न जमा करवाओ, तो इसको एडवाइस करें कि क्या ये नोटिस सही है, इसको रिटर्न जमा करवानी थी या नहीं करवानी, क्या ये ठीक है या कमिश्नर ठीक है जिसने इसको नोटिस दिया हुआ है। ये वाला सवाल जो है वो है। द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न। अच्छा, इसमें क्रैमिंग बहुत है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसमें रट्टा है, इस चैप्टर में रट्टा है। अच्छा, तकरीबन ये पूछ रहे हैं एग्जाम में हर साल 8 से 10 नंबर इसमें से पूछता है, हर साल। क्यों? देखें, मैं भी अगर पेपर बनाऊंगा, मैं किसी इंसान को बनाऊं, उसका सर ही ना बनाऊं तो कंप्लीट तो नहीं होगा ना। बाज पेपर आपको मिलेंगे जब उसने रिटर्न असेसमेंट और अपील को टेस्ट ही नहीं किया हुआ, लेकिन वो गलत है कि आपने सिलेबस को एग्जामिनर ने फिर कवर नहीं किया। यानी ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है उसका, आपने पूरा हिस्सा ही छोड़ दिया तो जिसम मुकम्मल नहीं हुआ। समझ आ रही है ना? तो इसलिए इसको लाजमी टेस्ट किया जाता है, इसकी ये वेटेज। एवरी कंपनी, हर कंपनी ने रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ईदी, शौकत खानम, ये ऑलरेडी कंपनी की डेफिनेशन में ही आती है। अगर आप कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे चैप्टर 1 में, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की ही डेफिनेशन में आती है। तो लॉ को लिखने की वैसे कोई जरूरत है, उसने जब लिख दिया हर कंपनी जमा करवाएगी तो एनपीओ होती ही
यानी जब कहा जाए कि हर इंसान खाना खाएगा, तो एक शख्स ये पूछे जी मर्द भी खाना खाएंगे, तो कहा जाएगा भी तुम इंसान ही हो ना। समझ आ रही है ना? यानी एनपीओ है ही कंपनी, तो जब लिख दिया कंपनी तो फिर ये लफ्ज लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। अ पर्सन अदर देन अ कंपनी कौन होता है? इंडिविजुअल और एओपी। whose taxable income exceeds basic exemptions। बेसिक एग्जेम्पशन क्या है इस वक्त फिलहाल जो टेबल में 4 लाख और 6 लाख रुपया, अगर आप उस लिमिट से ऊपर चले गए हैं, अगर तो उस लिमिट में है जो टेबल में गिवन है, तो फिर तो आपको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। इस दफा रेट्स इन्होंने चेंज भी कर दिए, इन्होंने लिमिट जो है वो चेंज की। तो बहरहाल अगर आप उससे ऊपर चले गए हैं तो फिर आपको रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी शख्स की जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर हो फिर भी उसने रिटर्न जमा करवानी है? अब ये सवाल आ गया। कंपनी की लिमिट ज्यादा हो या कम हो उसके लिए कोई मसला नहीं, उसने रिटर्न जमा करवानी। ठीक है, इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है कि अगर उनकी टैक्सेबल इनकम है तो जमा, बस मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग हैं, तो आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो गिफ्ट मिलता है घर से और वो एग्जेम्प्ट है, तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपको रिटर्न जमा। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं उस लिमिट को क्रॉस कर गया हूँ, तो मुझे लिमिट क्रॉस करने से मुराद ये नहीं कि मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ, लिमिट यानी टैक्स की लिमिट क्रॉस कर, तो मुझे रिटर्न जमा करवानी पड़ी। अब अगला सवाल कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई शख्स जो है वो अ, उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा नहीं है फिर भी उसको रिटर्न जमा करवानी? द आंसर इज यस। उसके लिए लॉ ने कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल की, एवरी इंडिविजुअल, ये देखिएगा, कोई इंडिविजुअल है जिसकी बिजनेस इनकम 3 लाख से एक्सीड कर जाए, ठीक है, अब मेरी अगर फर्ज करें कि मेरी इनकम ही सिर्फ 3.5 लाख रुपया है, ये तो टैक्सेबल नहीं है, ये तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन मुझे फिर भी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, बेशक मेरी लिमिट ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरा कैपिटल गेन जो है वो 3.5 लाख है, मेरी सैलरी सिर्फ 3.5 लाख है, तो इस सूरत में मुझे रिटर्न जमा नहीं करवानी। क्यों? क्योंकि मैं बीटीएल हूँ, बिलो टैक्स लिमिट हूँ। सिर्फ बिजनेस के लिए है, अगर आपकी बिजनेस इनकम 3 लाख से एक्सीड कर गई तो फिर आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? इसके लिए कोई बेसिक का नहीं है। तो पहला सवाल, एग्जामिनेशन से ऊपर चले गए, ठीक है, नहीं बिजनेस इनकम है, बिल्कुल है। अच्छा, ये बिजनेस इनकम से मुराद रेवेन्यू नहीं है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, टैक्सेबल इनकम। लेकिन नेट प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम में फर्क होता है। नेट प्रॉफिट होता है एज पर अकाउंट्स, तो आज आप उस प्रॉफिट को क्या करते हो, उसमें प्लस माइनस करने के बाद उसको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करते हो ना, तो ये उसकी बात हो रही है कि टैक्सेबल इनकम आपकी उस लिमिट से ज्यादा है। इस क्लियर? आगे चले। अ पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू एफटीआर, डिविडेंड जैसे है, डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक में है, उस पर फिक्स टैक्स है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पीएलएस अकाउंट है, लॉटरी है, प्राइस बॉन्ड है, ये जिन पे फिक्स टैक्स लगा हुआ है, जिन पे, तो वो तो 10,000 रुपया भी होगा तो डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब आप टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चले गए। देखिए, डिविडेंड 1,000 रुपया मिलेगा ना, तो उस पर टैक्स है 15% आपको पे करना। समझ आ रही है? प्राइस बॉन्ड जितना भी होगा टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब आप इसी को क्रॉस कर चुके हुए। तो असल में ये बात दोबारा एनफोर्समेंट की जा रही है कि अगर आप एफटीआर में हैं तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। Who has been charged for tax for any of the 2 immediately preceding tax year। यानी इस साल तो आप किसी लिमिट में नहीं आ रहे, लेकिन पिछले 2 साल आप ऑलरेडी टैक्स जमा करवा चुके हुए हैं। Who claimed a loss carried forward,
जो चाहता है मुझे इस साल लॉस हुआ, अगले सालों में मैंने एडजस्ट करवाना है, डोंट बी साइलेंट, मीचने बन के ना बैठे रहे। लॉस हो गया, खामोश, मैंने कौन सी रिटर्न जमा करवानी है, ना मैं कंपनी हूँ, ना मैं टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हूँ, मेरे पास और तो नहीं। अगले साल जब रिटर्न जमा करवाएंगे और उसमें से जब लॉस माइनस करने की कोशिश करेंगे ना, तो डिपार्टमेंट पूछेगा ये किस साल का लॉस है, आप कहेंगे जी पिछले साल का। कहेगा भाई पिछले साल तो तुमने रिटर्न ही जमा नहीं करवाई, वो जी इसलिए नहीं करवाई। वो कहता नहीं, अब तुम्हें वो लॉस अलाउ नहीं, या तो वो रिटर्न जमा करवाओ। अच्छा, अब ये सवाल कि क्या एक साल की रिटर्न की पिछले सालों की रिटर्न मैं आज जमा करवा सकता हूँ, द आंसर इज यस। अभी आपने देखा 2023 चल रहा है, तो 21 और 20 की अभी तक रिटर्न पड़ी हुई है, जमा करवा सकते हैं आप। ठीक है, कमिश्नर चाहे तो पिछले 10 सालों की रिटर्न जमा करवा दें, लेकिन रिटर्न एक साल की ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, यानी अलग अलग होगी। 5 सालों की करवानी है तो 19, 18, 17 ये सब अलग अलग आपको करनी पड़ेगी, इकट्ठी कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, a person who owns immovable property of 500 square yard or more और a flat in an urban area, शहरी में किसी शहर के अंदर आपके पास फ्लैट है, ये कितना बनता है, तकरीबन 10 मरले बन जाता है ये 500 स्क्वायर यार्ड। अगर आपके पास लैंड या बिल्डिंग है, बेशक विरासत में मिली है, आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो भाई आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। आपके नाम पे कोई फ्लैट है तो फिर भी आपको रिटर्न जमा। A person who owns immovable property of 500 square yard more in a rating area, यानी गांव बाकी जगहों पर अगर है तो। A person who owns flat of 2000 square feet or more in a rating area, देहातों वगैरह में अगर आपके पास फ्लैट है लेकिन वो 2000 फीट से ज्यादा का है तो। A person who owns a vehicle above 1000 cc, आपकी कल्टस जो है वो मेरा ख्याल 998 की है, बाकी छोटी गाड़ियां नहीं आ रही, ऑल्टो जो है ये सारी 1000 से नीचे हैं, इनके लिए रिटर्न जमा करवाना लाजमी। अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर अगर मेरे पास 660 सीसी की एक गाड़ी है, एक और मेरे पास 660 सीसी की गाड़ी है, तो दोनों को मिला के तो ये तो 1200 बन गई, फिर मुझे रिटर्न जमा करवानी है, द आंसर इज नो। 10 गाड़ियां भी हैं, इस कानून के मुताबिक आपको रिटर्न जमा नहीं करवानी। कम से कम कोई एक गाड़ी भी 1000 सीसी से ऊपर हो तो आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। कहता जी, however provision F21 are not applicable for non-resident person, widow, orphan below 25 years age and disabled person। ये जो है ना, ये वाली जो एसेट्स की कंडीशंस है, ये वाली देखिए, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल इनकम है, रिटर्न फाइल करेगा, बेवा की टैक्सेबल इनकम है, रिटर्न फाइल करे, यतीम है, रिटर्न फाइल करे, अपाहज है, रिटर्न फाइल करे। लेकिन ये जो एसेट्स की कंडीशन है ना, वो इन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये सवाल आ सकता है कि एक औरत है, उसका खामद फौत हो गया है, उसके पास एक घर है जो 1000 स्क्वायर यार्ड का, उसको नोटिस आया हुआ है कि रिटर्न फाइल करो, क्या उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं, यानी खामद होता तो रिटर्न फाइल करनी थी, खामद के मरने का ये फायदा हुआ कि अब रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ी। समझ आ रही ना? उन्होंने कहा जी चूंकि अब आपका वो खामद नहीं है तो हम प्लीज आप गैर महरम से बात ना करें, इसलिए उसको रिटर्न फाइल। उसके बाद है जी यतीम आदमी 25 साल से कम का। ठीक है, एक बाबा जी हैं जिसके पास जो है ना वो लैंडलॉर्ड है, जमीनें हैं, घर है, और उनकी उम्र है 80 साल, और वो कहें जी मैं यतीम हूँ। मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ टैक्स वाले तो ये कहेंगे जी इस वक्त तो आपके बच्चों को यतीम हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है, आप यतीम है इस वक्त तो आपके बच्चों को भी यतीम हो जाना चाहिए था, जो आपकी कंडीशन चल रही है। पहले तो 100 साल आम उम्र होती थी, अब तो खैर 80, 80 जो है वो तकरीबन बंदा रह चुका होता है बेचारा। अब पर्सन हु ऑब्टेन एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर हो, ये क्या होता है? आप टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो आपको एनटीएन मिल जाएगा।
जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको कार्ड मिलता है, पाकिस्तान के शहरी हैं तो CNIC है, इस तरह NTN जो है वो। A person who holds commercial or industrial connection where the annual bill exceeds 500,000, 5 लाख से ज्यादा है, यानी इसमें से कोई कंडीशन भी मीट कर जाए, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। और a resident person who is registered with any chamber of commerce, industry, trade association, market committee, professional body including Pakistan Engineering Council, Medical Dental Council, Bar Council, Institute of Chartered Accountants, Institute of Cost and Management Accountant। इससे क्या पता चला, तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिटर्न फाइल करनी है, बेशक वो विडो हो, वो ऑर्फन हो, उसकी एज कम हो, उसकी एज ज्यादा हो। समझ आ गई ना? इसके लिए ये शर्त लगा दी गई है। पहले इन्होंने इसको कम कर दिया, पहले इसमें ये था जिसके पास पार्लर है ना उसको भी रिटर्न जमा करवानी है, जिसकी बुटीक है, ब्यूटी पार्लर नहीं होते, आप तो नहीं जाते खैर, तो वो उनको भी रिटर्न जमा करवानी। बुटीक है उसको भी बड़ी उन्होंने वो अब निकाल दिए इन्होंने, बहुत सारी चीजें इन्होंने थी, तो वो तो गली गली में पार्लर खुले हुए होते हैं, शादी में तो हर घर में पार्लर खुल जाता है, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, डिस्पेंस कर दिया। तो डिस्पेंस करने की वजह ये थी कि अंगूर खट्टे हैं, तो जमा ही किसी ने नहीं करवाई, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर हमने क्या कहा कि नहीं नहीं तुम ना ही जमा करवाओ। समझ आई ना? तो जमा भी किसी ने नहीं करवाई, तो ये था। Every resident person required to file foreign income and asset statement as required under 116। जो रेजिडेंट पर्सन है, ये समझ लें मियाँ साहब की जो है, ये जो लोग हमारे खासकर पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये क्लॉज बनाई गई थी कि आप अभी पास अगर फॉरेन इनकम भी है, हालांकि रेजिडेंट पर फॉरेन इनकम जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो जाती है, वहां हम टैक्स वगैरह दे चुके होते हैं, टैक्स ड्यूटीज होती हैं, लेकिन कहा अगर रिटर्न तुम फिर भी रिटर्न एक, कुछ लोग कहते हैं रिटर्न से मुराद है टैक्स जमा करवाना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। रिटर्न डजंट मीन के पैसा देना है, रिटर्न के मुराद है कागज जमा करवाना, आपने इंफॉर्मेशन देनी, उस पर टैक्स रिफंड भी हो सकता है, जमा भी करवाया जा सकता है, 0-0 भी हो सकता है, तो ये मत समझा करें कि रिटर्न से मुराद। अच्छा, दूसरी एक मिथ ये भी है, रिटर्न से मुराद ये है कि मैं फाइलर हो गया हूँ, ये भी गलत है। रिटर्न से जमा करवाने से मुराद, फाइल करने से मुराद ये बिल्कुल नहीं कि आप NTN में आ चुके हुए, आपका नाम उस लिस्ट में आना चाहिए जो ATL, जिसको ATL कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जिसको कहते हैं, इस लिस्ट में नाम आएगा तो आप फाइलर हैं, अदरवाइज आप नॉन फाइलर है। क्या नुकसान होगा, नॉन फाइलर को विदहोल्डिंग टैक्स डबल लग जाता है। क्या नॉन फाइलर की टैक्स लायबिलिटी भी डबल होती है? आंसर इसमें विदहोल्डिंग टैक्स डबल हो जाता है। समझ आई ना? टैक्स पेयर प्रोफाइल, ये बात समझ आ गई? हर कंपनी को रिटर्न जमा करवानी, हर बंदे को जिसकी टैक्सेबल इनकम है, जो जिसके पास लॉस है, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी लिमिट से ज्यादा है, गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा है, ठीक है, ये सारी चीजें, किसी चैम्बर का वो उसमें रजिस्टर्ड है, वो डेंटल कॉलेज में, ये जितने डॉक्टर्स हैं, ये है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ICAP है, ICMA है, ये तमाम लोगों को भी रिटर्न जमा करवानी। आगे जी टैक्स पेयर प्रोफाइल, ये उन्होंने प्रोफाइल मांगा है। प्रोफाइल से मुराद अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कौन, आपके बैंक अकाउंट किधर है, ये चीजें भी आपको जमा करवानी है। एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 181, जो शख्स भी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है टैक्स डिपार्टमेंट में कि जी मुझे आयरस में रजिस्टर्ड किया जाए, उसको अपना प्रोफाइल देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी आपके आने से पहले दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर। एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको भी प्रोफाइल देना है। जिसकी FTR में इनकम है, NPOs हैं, ट्रस्ट या वेलफेयर हैं, और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, तकरीबन हर शख्स को अपना प्रोफाइल देना होता है, राइट?
A taxpayer profile shall be filed electronically and shall fully state the relevant particulars. ये शायद मैं देखूं आप मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा माई प्रोफाइल नजर आ रहा है, ये होता है। इसके अंदर अगर इसको क्लिक करें तो वो सारी डिटेल आपसे मांगता है। वो देखें, अच्छा होगा ना, आपको मैं सैर भी करवा रहा हूँ साथ साथ। ये है, देखें जी, प्रोफाइल, मैं, मेरा घर, ये वो सारा कुछ जो है वो सारी चीजें करवाई जा रही। ठीक है जी, तो ये है प्रोफाइल आप देते हैं अपना। बैंक अकाउंट ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है वो। A taxpayer profile shall be furnished within 90 days of registration and shall be updated within 90 days of change in any of the relevant particulars. आपने एड्रेस चेंज कर लिया, टेलीफोन नंबर चेंज कर लिया, तो फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो बिजनेस होता है ना, वो अपनी बैलेंस शीट देता है, ये बात याद रखें। बिजनेस क्या करता है? अपनी बैलेंस शीट देता है वो। बैलेंस शीट में क्या होता है? उसके लायबिलिटीज और उसके एसेट्स। उसके लायबिलिटीज और उसके एसेट, ये तो देता है। लेकिन इंडिविजुअल क्या करे? क्या इंडिविजुअल को अपने एसेट्स बताने की जरूरत है या नहीं? द आंसर इज यस। वो उसको बैलेंस शीट नहीं कहता बल्कि वेल्थ स्टेटमेंट कहता है। क्या कहता है उसे? वेल्थ स्टेटमेंट कहता है। वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैलेंस शीट है। फर्क क्या होता है इसमें? फर्क क्या होता है? फर्क इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके यहाँ पर पहले एसेट्स लिखे होते हैं, ठीक है, उन एसेट्स में से आप लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। तो ये जो आपकी नेट वेल्थ होती है ना, इसको कहते हैं। ये समझे कि मेरे पास 100 मिलियन के एसेट्स हैं और मैंने इस वक्त 20 रुपीज लोगों को देने हैं, तो नेट मेरे पास कितना है? 80। क्या है ये? इसको वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। बताएं आज के दिन 30 जून को जो आपका ईयर एंड है, उस दिन, यानी जो ईयर एंड है आपका, आप बताएं भाई आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एसेट्स आपके पास है? गाड़ियां, उसका नाम, हर गाड़ी का अलग बताएंगे आप, घर का बताएंगे, उसका एड्रेस बताएं, हर चीज, फिर लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो ये आ जाए। ये समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो 80 है, ये बना कैसे? इसकी मूवमेंट को बताना, इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? इसकी मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर कि आपके पास इस वक्त 2023 में 80 है, तो 22 के अंदर आपके पास, लेट्स सपोज कि आपके पास वो थे 50, तो आपके पास इंक्रीज आई है 30 की, इसको जस्टिफाई करें। यहां से लोग पकड़े जाते हैं जो टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, जो अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते, यहां से पकड़े जाते हैं। ये जो 30 है, ये कैसे बना? उसमें आप बताएंगे कि जनाब मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस था इट वाज 50, मेरी इस वक्त जो इनकम है जो मैंने डिक्लेयर की है आपके पास, वो है 70, राइट। मुझे इसमें से किसी ने गिफ्ट दिया है, वो है 20 का, तो मेरी वेल्थ बनती है 0, 140 हो गई, ठीक है। और इसमें से मैंने इस साल के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, नहीं बेटा, स्टेट रिकंसिलिएशन के अंदर लाइबिलिटीज नहीं होती। ये तो मैं मूवमेंट, अब वो लाइबिलिटीज ऊपर को यहाँ पड़ी हुई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज मेरी यहाँ पड़ी हुई है, वो वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। रिकंसिलिएशन में सिर्फ मूवमेंट बताई जाती है, रिकंसिलिएशन में सिर्फ मूवमेंट बताई जाती है। अच्छा, इसमें आप बताएंगे जी मेरे एक्सपेंसेस कितने थे?
60, तो ये 80 बने। और इस 80 की ये डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। ये दो चीजें आपको बतानी होती, मेरे पास है क्या और ये कैसे बना, ये कैसे बना। मिसाल मैं आपको छोटी सी दूं, अगर एक शख्स आज रात को रेडी लगा के वापस आया, फल बेच के आया, वो कहता है मेरी जेब में 80 रुपीज है, तो उसका बाप कहता सुबह तुम 50 रुपए मेरे से लेकर गए, तो सुबह तुम्हारी पॉकेट में 50 रुपए थे, ये 80 कैसे बने। वो कहता है जी आज मैंने 70 रुपए कमाए, ठीक है, और 20 रुपए मुझे आपने गिफ्ट कर दिए, कितने हो गए 140। और ये जो आम खरीदे मैंने, ये 60 रुपए के खरीदे थे, ये 50 के, इसमें खाना भी खाया, तो वो माइनस कर लें, बाकी ये बचे। डिटेल बता दी, कहा चलो ठीक है बैठ जाओ, ठीक हो गया, यानी तुम क्लियर हो। अब समझ आ गई बात। ये है वेल स्टेटमेंट एंड वेल स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जो है ना एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया हुआ है, सिर्फ एक दफा एग्जाम में आया हुआ है, ये उसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है आपकी किताब में। वो एक न्यूमेरिकल सिर्फ आपने करना है वेल स्टेटमेंट का, ना समझ आए फिर मैं आपको दोबारा वो करवा दूँ, ठीक है। तो आया नहीं है कभी, एक दफा आया, लिहाजा आप उसको एक दफा लाजमी गो थ्रू करें, मुझे कहेंगे तो मैं आपको दोबारा वो करवा दूँ, बड़े तरीके से, बड़े आसान तरीके से वो समझाया। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आप ई फाइलिंग, ये अभी जो काम हो रहा है सारा इलेक्ट्रॉनिकली, मैं भी जो दिखा रहा हूँ, अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वाला काम तकरीबन खत्म हो चुका होगा, मास वाए कि जहां एक्सेस नहीं है। रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब and by way of magnetic media or any computer readable media in the following cases। ये चीजें अगर आपसे ये इसको आपने रीड कर लेना है। अच्छा, रीड करने से मुराद ये नहीं होती कि एग्जाम में नहीं आना, यानी इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ रीड करने वाली अंग्रेजी है, जिसको आपने ये चीज यानी याद करने वाली चीज है, ठीक है। और ई रिकॉर्ड्स किसको कहते हैं, इसको देख लीजिए। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको समझ आ गई। अगला सवाल क्या है, नोटिस बाय द कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर कोई शख्स अपने टाइम पे रिटर्न फाइल ना करे तो क्या उसको कहा जा सकता है? बिल्कुल उसको कहा जा सकता है, उसका तरीका सुनिएगा। द कमिश्नर में गिव अ नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर यहाँ होता ना शेल, तो इसका मतलब ये होता कि पाकिस्तान में जितने लोग भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, कमिश्नर फोर्सफुली सबको नोटिस भेजने का पाबंद है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कमिश्नर को ऑप्शन दी गई कि आप जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की उनको क्या करें, नोटिस भेज दें, भेज सकते हैं। ये है इसकी असल हकीकत जो। जी मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग कि नहीं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं बेटा, आपको समझ आ रही है चीजों की? आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं? जरा बताइएगा, सुन रहे हैं या सो रहे हैं? सुन रहे हैं, कहते जी हम सुन रहे हैं, थैंक यू। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, इसमें क्या फर्क है? ये पूछ रहे हैं जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। हर शहर का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, इस इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो एक मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। आप लाहौर में चले जाएं, आपके राइट हैंड पे आएगा गवर्नर हाउस, तो लेफ्ट साइड पे हो जाए चाइना चौक की तरफ, तो आपके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएगा। आप वहाँ रजिस्टर्ड करवा लें अपने आप को, फिर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रमोशन करते हैं। इस शहर के अंदर जो लाहौर के लोग हैं उनकी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से अच्छी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एग्जीबिशंस करवाते हैं, ट्रेडर्स को नोटिस भेजते हैं,
कि जनाब फलां मुल्क के अंदर जो है चीज़ें बिक रही हैं, खरीदनी है आपने, फलां मुल्क में हमारी डिमांड क्रिएट हुई है, यानी मार्केटिंग का काम करते हैं, कॉमर्स को, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं हर शहर की। ये है, वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है इनके थ्रू अगर आप जाए तो। काम कर भी है तो हाँ कर रहे हैं। The commissioner may give a notice to file return of income within 30 days or any longer period. यानी किसी शख्स को ये कहा जा सकता है आज नोटिस आया तो उसको 1 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करना होगी आज के बाद, या ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है उसको, लेकिन नॉर्मली 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो आप रिटर्न फाइल करें। शॉर्टर टाइम फॉर द डेट ऑफ नोटिस टू एनी पर्सन who was required to file return in the opinion of the commissioner but has failed to do so. उसको रिटर्न फाइल करना थी लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की, उसको नोटिस भेजा जा सकता है। अच्छा, अब ये सवाल पेपर में कैसे आ सकता है? वो बताएगा कि एक शख्स है, उसके पास एक गाड़ी है 1500 सीसी की और उसको नोटिस आया हुआ है कि आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है, तो उसको बताएं कि उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसको 15 डेज का टाइम मिला हुआ, तो क्या ये नोटिस वैलिड है या नहीं? तो आप बताएंगे क्योंकि आपके पास गाड़ी है तो आप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स यू हैव टू फाइल टैक्स रिटर्न, राइट। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, राइट। एंड द नोटिस इज वैलिड, द नॉर्मल पीरियड इज फॉर 30 days, however the commissioner has an option to give a lesser time than the normal time, तो आपके वैलिड है, प्लीज रिटर्न जमा करवा दें। अंडरस्टैंड, ये चीज इसमें है। सच नोटिस में बी इशूड, तो कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, ये सबको मेरी आवाज का इशू आ रहा है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं बताइएगा प्लीज। जी अच्छा जी, सच नोटिस में भी, अब सवाल ये है कि ये नोटिस कब तक आ सकता है? ये क्या उसकी 10 नस्लों तक नोटिस जा सकता है सारी? सवाल तो ये है ना, कब तक नोटिस जा सकता है, ये अब सवाल, टाइम क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Such notice may be issued only in respect of any of the last 5 tax years. छठे साल नहीं जा सकता। फिर however ताहम where a person has not filed return for any of the last 5 completed tax years, such notice may be issued in respect of for 10 years, उसके लिए 10 साल हो सकते हैं। जरा सुनिएगा, अब जरा मैं इसको मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा ये अच्छा, मिसाल के तौर पे हम इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से एग्जाम में आपको आएगा, इसमें केस स्टडीज बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसको देखना। अब देखिएगा, आज है हमारे पास लेट्स सपोज जुलाई 4 जुलाई 2022। आज के दिन टैक्स ईयर कौन सा बनता है? ठीक है, 2023 बनता है ना। आज आपसे ये सवाल किया जाए कि इस दिन कमिश्नर कितने दिनों का नोटिस दे सकता है? तो 23 है ना, राइट, तो कितने दिनों का दे सकता है उसे? अच्छा, अब देखिएगा 2022 है, इसकी तो डेट एक्सपायर ही नहीं हुई, क्योंकि ये देखे ना, चूंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है ना, जो इस साल की डेट है ना ये 30 को एक्सपायर होगी, 30 सितंबर 2022 को एक्सपायर होगी, तो इसलिए अभी तो इसका वेट करेगा ना, वो भी नोटिस नहीं देगा क्योंकि भी डेट इसकी टाइम पार्ट नहीं हुई। देखें, जो पीरियड आपका 30 जून 2022 को क्लोज होना था, उसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2022, तो हम तो अभी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अभी तो हम उसका नोटिस, अभी तो उसकी टाइम बार नहीं हुआ,
ठीक है, लेकिन लॉ ने कमिश्नर को कहा है कि तुम पिछले 5 सालों तक जा सकते हो, पिछले 5 सालों तक जा सकते हो। तो ये कहाँ तक जा सकता है? यहाँ से अगर इसको निकालें तो 22, इसका तो अभी टाइम बार्ड नहीं हुआ, इसको छोड़ दें। उसके बाद आ गया 21, फिर आ गया 20, फिर आ गया 19, कितना आ गया 19, 1 2 3 और 18। ठीक है, अब ये देखिएगा लॉ में क्या लिखा हुआ है, फॉर द लास्ट 5 टैक्स ईयर, पिछले 5 टैक्स ईयर तक जा सकता है। तो उसके 5 साल तो यहाँ पूरे हो जाते हैं, ठीक है, उसके 5 साल यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, राइट। अगर हाँ, इससे आप यानी इसका नोटिस अभी देगा नहीं, लेकिन दिया जा सकता है। अभी देगा नहीं, वो प्रैक्टिकली नहीं देगा, लेकिन दिया जा सकता है उसको, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में हो कि उसने उसको 2017 का नोटिस भेज दिया हुआ है, बताएं ये वैलिड है या नहीं है? वो कहता है 2017 और 2018 का नोटिस भेजा हुआ है, वैलिड है या नहीं? सवाल किया जा रहा है आपसे, 5 नंबर का सवाल पेपर में है। आप इसका 2 तरह से आंसर करेंगे। क्या करेंगे? आप उसे कहेंगे कि द नोटिस फॉर टैक्स ईयर 2018 इज वैलिड, however if he does not file any return in the last 5 years, पिछले 5 साल उसने कोई भी रिटर्न कभी फाइल नहीं की, then this notice is also valid। अगर इन 5 सालों में उस शख्स ने जिसको नोटिस आया हुआ है उसने किसी एक साल की रिटर्न भी फाइल कर दी है ना, तो फिर 17 का नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, फिर उसको 5 साल से आगे नहीं कमिश्नर जा सकता। फिर इसको टाइम बार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम बार्ड, वक्त गुजर गया, रात गई बात गई, हम वो नहीं बोलते एक मुहावरा, और छोड़ो यार रात गई बात गई, तुमने उस वक्त मुझे महफिल में जलील कर दिया था, बस माफी, अब किस चीज की माफी, अब वो बात गई, रात गई बात गई। लेकिन अगर देखें कमिश्नर कितना सियाना, इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड, यानी लॉ ने बताया है 5 साल तक भी जाया जा सकता है पीछे, और 10 साल तक भी जाया जा सकता है, लेकिन दोनों की कंडीशन है। एग्जामिनर अगर तो कंडीशन बता दे तो फिर आप लॉक हो गए, अगर कंडीशन नहीं बताए तो फिर आपको इसका भी जवाब देना है, इसका भी जवाब देना है, इफ के साथ। वो पूछता है यहाँ पे उसको नोटिस आया है बताएं, और खामोश है, नहीं बता रहा कि पिछले 5 सालों में उसने रिटर्न जमा करवाई या नहीं करवाई, फिर आपका आंसर तब कंप्लीट होगा आप अगर दोनों आंसर लिखेंगे एग्जाम में। आप इतना लिखाएंगे कि जनाब ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। वो कहेगा इसका मतलब इसको पूरी बात का पता नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर? ये चीज कही जा रही है कि उसके लिए ये नोटिस का पता होना लाजमी है। इज इट क्लियर? तो एक सवाल था जो हमने शुरू में कहा था कि अगर कोई शख्स अपनी रिटर्न फाइल ना करे तो उसको नोटिस दिया, द आंसर इज यस, दिया जा सकता। अगला है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि साल मुकम्मल ही नहीं हुआ तो पहले ही उसको पकड़ लिया जाए, भाईजान रिटर्न जमा करवाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉर्मल क्या हालात है, साल का इंतजार करना पड़ेगा या नहीं? नॉर्मल में करना पड़ेगा ना, साल के बाद ही रिटर्न फाइल होगी, उससे पहले आपको नोटिस नहीं जा सकता, आपका टाइम है अभी, ठीक है ना, कोई आपको कह नहीं सकता। लेकिन अगर वो सवाल ये है कि क्या साल के दौरान भी कहा जा सकता है, ये है इसका जवाब हम करने जा रहे हैं। द आंसर इज यस। द कमिश्नर मे गिव अ नोटिस टू एनी पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल, और हिज रिप्रेजेंटेटिव। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? जो उसको रिप्रेजेंट करता है। टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ वेयर, ये है कंडीशन, असल ये चीज, वेयर द पर्सन हैज डाइड, फौत हो गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि एक शख्स फौत हो गया है, तो वो कैसे रिटर्न फाइल करेगा? तो वो कहते हैं भुट्टो जिंदा है। टैक्स वाले क्या कहते हैं? भुट्टो, भुट्टो उस वक्त तक जिंदा है जब तक हमारा टैक्स जमा नहीं करवा देगा, उसके बच्चे जो हैं, उसके वारसीन जो है, फिर उनसे पैसा लिया जाए।
बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, गॉन इनटू लिक्विडेशन, दिवालिया होने में जा रहा है, और अबाउट लीव पाकिस्तान परमानेंटली, उसे भी कहा जा सकता है कि भाई साहब आप रिटर्न जमा करवा के जाएं। तो ये अगर आपसे सवाल किया जाए एग्जाम में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन हैज टू फाइल रिटर्न फॉर लेस देन 12 मंथ, तो आप ये बात बताएं। इसकी एक और भी है, एक और भी वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी इसी की वजह है, ये भी लेस देन 12 मंथ वाला ही है। अगर कोई कारोबार बंद कर दे, नौकरी नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, कारोबार बंद कर दे, एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग हिज बिजनेस शेल गिव, देखें यहाँ वर्ड क्या है, शेल, यहाँ में नहीं आया, कमिश्नर के लिए क्या था, यहाँ बाउंड किया गया, shall give a notice in writing to the commissioner to this effect within 15 days of the discontinuance along with return of income। हाँ, ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, तो इसको बाद में हाई कोर्ट ने डिस्पेंस कर दिया। लोगों ने कहा भाईजान एक तो कारोबार बंद कर रहे हैं, तो मैं रिटर्न भी जमा करवाएं। तो फिर केस गया, उसके बाद उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि हाँ नोटिस आप लाजमी देंगे, इसको डिले कर लें, नोटिस आप, लेकिन रिटर्न फिर टाइम पे जमा करवा दें अपनी, साल के एंड पे, ठीक है, यानी उसको डिले कर दें, यानी अपने टाइम पे जमा करवा दें, अभी ना करवाएं, लेकिन नोटिस जरूर दें कि जनाब मैं अपना कारोबार क्या कर चुका हूँ, बंद कर चुका हूँ, ये काम लाजमी कर लें। इज इट क्लियर? ये बात उन्होंने कह दी कि ये आप काम कर लें, ठीक होगी बात। मैं बता रहा हूँ बार बार, इसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आए हुए, इश्यूज आए हुए, ये बताएं वैलिड था नहीं था, जजमेंट्स मांगी जा रही हैं इसके अंदर। ले जी, सात जी, सात कह रहा है जी मुझे अभी आवाज नहीं आ रही, पहले भी सात का मैसेज आया था, बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है? जी सात बेटा जरा डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा रीज्वाइन करें, आवाज का आपको इशू अगर आ रहा है तो। ले जी, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कब टाइम, कब फाइल करूं, टाइम क्या होगा, ये एक इशू है जी, पेपर में बहुत दफा आ चुका हुआ है। मैं जरा कलर चेंज कर लूं, ले जी, क्या जी डेट 30 सितंबर हर शख्स के लिए, इंडिविजुअल हो या एओपी हो, उसको रिटर्न फाइल करनी है। और वो कंपनीज जिनका ईयर जुलाई से दिसंबर तक हो, एंड हो रहा हो, उनको भी रिटर्न कब फाइल करनी है, 30 सितंबर को। इसमें आपने क्या याद रखना है, 30 सितंबर के साथ आप याद रखें इंडिविजुअल, एओपी एंड जेडीज, जुलाई टू दिसंबर, यानी कंपनीज के बजाय क्या लिख लें, जेडीज, वो कंपनी जिनका ईयर एंड जुलाई से कब हो, दिसंबर में हो। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आपको बताता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ। देखें, एक कंपनी है, उसका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक। क्या ये जेडीज है, ये जेडी कंपनी है या नहीं है? क्या इसका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर में कहीं क्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा 31 दिसंबर। कितना होगा? 30, ये कंपनी है ए लिमिटेड कर लें इसको, तो इसकी डेट क्या होगी हमारी, 31 दिसंबर। इसके बाद दिसंबर कब आ रहा है, 2000, तो आप कहेंगे इसकी ड्यू डेट ये है, इसकी ड्यू डेट। चले एक करते हैं बी लिमिटेड,
वो स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक। ये है बी लिमिटेड। क्या है? क्या ये जेडी है? ये कंपनी जेडी है, क्योंकि जुलाई से ये उसके दरमियान क्लोज हो रहा है ना इसका ईयर एंड। तो इसकी डेट क्या होगी? सितंबर। तो आगे लिखें 30 सितंबर। तो इसके बाद सितंबर 30 सितंबर कब आ रहा है? 2020। तो इसकी लास्ट डेट ये होगी। ठीक है, चलें अलाइड बैंक का देखते हैं। हम कहते हैं अलाइड बैंक होता है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। ये एबीएल है, ये भी कंपनी है। ये जेडी है या नहीं है? जेडी है ना। तो जेडी के लिए क्या लिखना आपने? 30 सितंबर 2000। अच्छा, इसके बाद कब आ रहा है? 30 सितंबर 2024 में। तो इसकी लास्ट डेट ये होगी। इंडिविजुअल और एओपी के लिए आंखें बंद करके 30 सितंबर, सिर्फ कंपनी के लिए। इस क्लियर? ये थी जी ड्यू डेट, और ये मैंने आपको बता दी। दो ही ड्यू डेट्स हैं, या 30 सितंबर है और 31 दिसंबर है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें एक्सटेंशन ली जा सकती है? भाई मैं टाइम पे जमा नहीं करवा सका, कोविड आ गया, बहुत सारे ऐसे हालात अभी पैदा हुए हैं पीछे, एक्सटेंशन ली जा सकती है। यस, ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ एक्सटेंशन कहाँ से लेनी होती। सैर भी करवाता जाऊंगा आपको। ये देखिएगा, एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ऑफ, नजर आ रहा है? यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है, और अपनी एक्सटेंशन ले सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन ली जा सकती है, ठीक है। ये देखिएगा, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फर्दर एक्सटेंशन, दोबारा फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही। तो हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। of time for filing of return of income, the taxpayer is required to file an application to the commissioner, and the commissioner may grant an extension of time up to 15 days if he is satisfied that the applicant is unable to furnish the return by the due date because of, ये रीजन पेपर में आ सकती हैं क्यों एक्सटेंशन ली जा सकती है। नंबर 1, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं था, बीमार था। हमारे बहुत सारे क्लाइंट कोविड में चले गए, हमने उनका सर्टिफिकेट साथ लगाया और भेज दिया। अगर पाकिस्तान से बाहर है तो बोर्डिंग पास की कॉपी साथ लगा दें। इसमें जाकर ना एप्लीकेशन में ब्राउजर ब्राउज करें और उसकी स्कैन कॉपी साथ अटैच कर दें कि भी ये मेरी रीजन है। एनी अदर रीजन, लड़ाई झगड़ा हो गया, जेल चला गया, पुलिस वाले उठा के ले गए, कोई वजह, तो आप दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है, कमिश्नर के पास ऑप्शन है, महीना दे दे, ठीक है। अच्छा, अगर कमिश्नर रिफ्यूज कर दे, if commissioner refuses to extend the time of filing of return of income, then the taxpayer may file an application to the chief commissioner, उसके अब्बू के पास चला जाए कि जी वो कमिश्नर मुझे रिटर्न नहीं, वो अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर चीफ कमिश्नर उसको फर्दर 15 डेज का टाइम जो है वो दे सकता है। समझ आ रही है ना? अच्छा, अगर उसने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की, वेयर अ पर्सन फेल्स टू फाइल बाय द ड्यू डेट, पहले था ड्यू डेट तक फाइल नहीं की तो क्या था, नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी उसने नहीं की, टाइम एक्सटेंड भी कर दिया गया, सच पर्सन शैल नॉट बी, उसको नुकसान क्या होगा? उसको एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, वो अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उसको, और एडिशनल पेमेंट भी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा एटीएल से निकल जाए तो दोबारा एटीएल में कैसे आएगा? सरचार्ज जमा करवाए, क्या करे, रिटर्न भी जमा करवाए। ये पेपर में आ सकता है ना कि अगर बंदा एटीएल से निकल गया तो क्या करे, रिटर्न भी जमा करवाए और सरचार्ज, कंपनी के लिए 20,000 रुपया, एओपी के लिए 10,000 और इंडिविजुअल के लिए 1,000 रुपया। वो आप जाएंगे, चालान बनाए, 1,000 रुपया जमा करवा दें, आपका नाम एटीएल में आ जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल का भी उन्होंने यही फाइन किया हुआ है कि अगर आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो फिर भी आपको यही नुकसान होगा। इसके सवाल देखें, इससे पता चल रहा है कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इशू जो है वो ये राइट जी। ये आज हमने क्या किया, दोबारा मैं आपको बता दूं, हु कौन रिटर्न फाइल करेगा, नंबर 1, व्हेन कब रिटर्न फाइल करनी चाहिए, दूसरा सवाल, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो फिर उसको नोटिस भेजा जा सकता है कि भाई रिटर्न फाइल करो, ठीक है, या और उसका फिर ATL से नाम निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो रिटर्न फाइल ना करे तो क्या इसको एक्सटेंशन दी जा सकती है, बिल्कुल। अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक्सटेंशन ना दे तो फिर किसके पास चले जाएं, चीफ कमिश्नर के पास चला जाए। आपको जो नोटिस है वो कितने सालों का भेजा जा सकता है, पिछले 5 सालों का, टैक्स ईयर्स का, साल नहीं टैक्स ईयर्स, या पिछले 10 सालों का नोटिस भेजा जा सकता है अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की। ये आज के हमारे इश्यूज थे जो आज हमने रिटर्न के रिगार्डिंग डिस्कस किए। कोई इशू हो तो मुझे बता दें। सब क्लियर है? इसकी एक चीज बता दूं, इसकी प्रिपरेशन साथ ही होगी तो आप एंजॉय करेंगे। अगर आप आज आपने इसकी तैयारी ना की, डिले किया, तो ये आपको ऐसे लगेगा खिचड़ी पक गई है, टाइम जो है ना सारा आपका हिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मौदबाना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको क्या करें, टाइम के ऊपर इसको करें, ठीक है। आज का जो कल का क्वेश्चन था उसको भी करें, ठीक है। जो इश्यूज आ रहे हैं मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पर इशू है, उसको जरा वो सॉल्व करवा दें।